इंडेमनिटी का मतलब ये होता है, अगर आसान भाषा में समझें तो अगर आपका हॉस्पिटल बिल 2 लाख का आया है, अगर आपके पास पॉलिसी फिर भी 5 लाख की है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको 5 लाख रुपए दे देगी। वो आपका बिल चेक करेगी और 2 लाख रुपए ही देगी आपको। और मेरे हिसाब से, मी बीइंग एन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोफेशनल, आई वुड से कि आपको हमेशा सच ही लिखना चाहिए आपके प्रपोजल फॉर्म में, ताकि आगे कभी दिक्कत ना हो। जब आपको एक्चुअल जरूरत है इंश्योरेंस की, तो आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो। कि अगर इंश्योरेंस कंपनियां नहीं चाहती थी कि 65 के ऊपर लोग लें पॉलिसी, तो जैसे ही आप 66 67 के हुए, तो इंश्योरेंस कंपनियां वुड से कि नहीं, आप तो एंट्री एज से बढ़ के हैं, मैक्सिमम एंट्री एज से, तो हम आपको पॉलिसी नहीं दे सकते। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस एक आम इंसान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसीलिए क्लेम पॉइंट ऑफ व्यू हेल्थ इंश्योरेंस को डिटेल में समझना और जानना एक आम इंसान के लिए बहुत जरूरी है। आज हमारे साथ में एक हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट जुड़ी है, जिनका नाम मिसेस वर्षा पांडे है। वर्षा पांडे जी से हम हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। वर्षा पांडे जी, मैं आपका BITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वर्षा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस के डोमेन में हाँ जी। काफी सारे बदलाव हुए हैं। उन बदलावों को आप थोड़ा सा डिटेल में हमें बता सकती हैं? जी बिल्कुल। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल IRDAI बहुत ही दुरुस्त काम कर रहा है हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी इंश्योरेंस के लिए भी। हम लोग बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं। तो रिसेंटली हेल्थ इंश्योरेंस के लाइन में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो कि पॉलिसी होल्डर्स के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। तो ऐसे 3 बड़े चेंजेस आए हैं एक्चुअली। पहला है, वेटिंग पीरियड जो होता है हेल्थ इंश्योरेंस में, उसके रिलेटेड है। दूसरा जो चेंज आया है, वो मॉरेटोरियम पीरियड करके एक पीरियड होता है, जिसमें उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। उसमें एक चेंज आया है। और एक छोटा सा चेंज है IRDAI की तरफ से, कि एंट्री एज जो होता है किसी भी पॉलिसी को खरीदने के लिए, जो आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए, उसको हटा दिया गया है। तो इट विल वर्क बोथ वेज। 65 के ऊपर भी लोग अब ले सकते हैं और 65 के नीचे भी इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी बना सकती हैं। तो ये 3 बड़े मेजर चेंजेस हुए हैं, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्षा जी, ये वेटिंग पीरियड क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझाइए। और वेटिंग पीरियड का क्या रोल है एक अच्छा, इंश्योरेंस पॉलिसी में, उसको बताइए। हमें जानना जरूरी है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, या इंश्योरेंस पर से, इंश्योरेंस जो होता है वो एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंडेमनिटी का वर्ड का मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी ये वादा करती है कि आपका जितना नुकसान हुआ है, हम उसकी भरपाई करेंगे। ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंश्योरेंस पॉलिसी यूज करके आपका कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी अ प्रॉफिट मेकिंग प्रोपोजिशन फॉर यू, राइट। तो इंडेमनिटी का मतलब ये होता है, अगर आसान भाषा में समझें तो अगर आपका हॉस्पिटल बिल 2 लाख का आया है, अगर आपके पास पॉलिसी फिर भी 5 लाख की है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको 5 लाख रुपए दे देगी। वो आपका बिल चेक करेगी और 2 लाख रुपए ही देगी आपको, आफ्टर सम डिडक्शंस। अब जैसे घर का इंश्योरेंस करते हैं लोग, अगर आपके घर में एक्सीडेंट हुआ, या अर्थक्वेक आया है और आपका एक सीलिंग गिर गया है, या आपका बाथरूम में क्रैक्स आ गए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप इसको ऐसा मौका समझिए कि अब हम नए टाइल्स लगवाएंगे, अच्छा घर बनवाएंगे। नहीं, उसका ये मतलब है कि आपका जैसा नुकसान हुआ है, हम उसकी भरपाई करेंगे। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। वेटिंग पीरियड इज वन सच, व्हाट डू यू से, सेफ गार्ड। तो ये एक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक सेफ गार्ड का मेजर है, टू मेक श्योर कि कोई अपनी पॉलिसी का फायदा नहीं उठाए, कोई फ्रॉड ना करे, राइट। तो ये दोनों तरफ से काम करता है। तो फ्रॉड ना हो उसके लिए भी, और इस ऐसा भी काम करता है कि इंश्योरेंस कंपनी को, मतलब इंश्योरेंस का पैसा देने में ऐसा ना होगा उनका दिवालिया निकल जाए। ऐसा ना हो कि आज हम इंश्योरेंस ले रहे हैं और कल ही क्लेम कर दे रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम अमाउंट जो होता है वो बहुत ही मिनिमल होता है। और आप बड़े नंबर की पॉलिसी लेते हैं, आप 5 लाख की लेट से पॉलिसी ले रहे हैं, अगर आप 28 साल की उम्र है आपकी, तो आप हार्डली 4,000 5,000 रुपए देंगे, जो कि प्रीमियम का कवरेज से
बहुत डिफरेंस होता है। तो आप एक बार प्रीमियम दे के भी आप पूरा 5 लाख रुपया अगर जरूरत पड़ती है तो आप यूज कर सकते हो। तो कंपनियों को भी लॉस ना हो, इस वजह से वो अलग अलग तरीके के वेटिंग पीरियड या फिर आप कह लीजिए सेफ गार्ड मेजर्स बनाती हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसीज में। और 3 तरीके के होते हैं विच वी विल डिस्कस लेटर। सो आपने बोला कि वेटिंग पीरियड जो है कंपनी के लिए एक सेफ गार्ड है। अगर वो कंपनी के लिए सेफ गार्ड है तो कस्टमर को कहीं ना कहीं पैसा आने में वो रुकावट है, उसको क्लेम आने में वो रुकावट है। या सो इसको कोई एग्जांपल के द्वारा आप समझा सकती हैं वेटिंग पीरियड को कि ये वेटिंग पीरियड होता है, थोड़ा एग्जांपल भी। हाँ जी। सो हेल्थ इंश्योरेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो देर आर बेसिकली 3 और वी कुड से 4 टाइप्स ऑफ वेटिंग पीरियड्स। जो सबसे पहला वेटिंग पीरियड है और सबसे प्रोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्लेम्स रिजेक्ट होते हुए हम देखते हैं, पहला होता है विच इज कॉल्ड प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड। तो आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं तो आपसे जो प्रपोजल फॉर्म भरवाया जाता है, क्वेश्चनायर भरवाया जाता है, उसमें हमेशा ये क्वेश्चन रहेगा कि आपको कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसमें कई सारे क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू स्टार्टिंग फ्रॉम योर आईज टू योर मेंटल हेल्थ, आपका बॉडी में कैंसर तो नहीं है, आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी रही है, क्योंकि आपके अगर फैमिली में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आपको भी हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये असर्टेन करने के लिए कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग कितने हेल्दी हैं, या आप कितना, आपको कोई पहले से कुछ बीमारी तो नहीं है। सो दैट इज योर वन चांस टू से सच बोलने का कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है या ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे हिसाब से मी बीइंग एन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोफेशनल आई वुड से कि आपको हमेशा सच ही लिखना चाहिए आपके प्रपोजल फॉर्म में, ताकि आगे कभी दिक्कत ना हो। जब आपको एक्चुअल जरूरत है इंश्योरेंस की तो आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो, तो हमेशा प्रपोजल फॉर्म में सच्ची बातें ही रखिए। सो बेसिस जो आपने जो आंसर लिखा है प्रपोजल फॉर्म में, तो उनको पता चलता है कि लेट्स से आपको डायबिटीज है, तो डायबिटीज जो है आपका ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो गई। प्री एग्जिस्टिंग मतलब पॉलिसी लेते टाइम ऑलरेडी वो है आपको। तो आप एज अ पर्सन, आपका रिस्क थोड़ा सा हाई है फ्रॉम अ पर्सन जिसको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली, राइट। तो आपके लिए तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, ऐसा करती है कि 2 साल का वेटिंग पीरियड लगा देती है। मिनिमम मैंने देखा है कि 2 साल तो रखते ही हैं, जो कि मैक्सिमम 4 साल था, जो कि अभी चेंज हुआ है। तो पहला वेटिंग पीरियड 2 साल का प्री एग्जिस्टिंग। प्री एग्जिस्टिंग, हाँ, 2 साल से 4 साल के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो आपको पॉलिसी लेते वक्त आपको देखना चाहिए कि आपका प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड जो है कितना है, 2 साल है या 3 साल है या 4 साल है। इसका मतलब पॉलिसी खरीदने के 2 साल या 3 साल या 4 साल बाद आपका डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड क्लेम्स, मतलब वो लोग पे करना शुरू कर देंगे, दे विल कवर इट फुली। और आपने बोला कि ज्यादातर केसेस जो है यहीं पे रिजेक्ट हो जाते हैं क्लेम के। हाँ जी, यहीं पे तो लोगों को पता नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल, और लोग झगड़ा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या रे, हमारा तो ये कंपनी खराब है, हमारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया। हाँ जी। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आप एज ए इंडिविजुअल अगर आप स्मार्ट हैं तो इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत स्मार्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस और जो हॉस्पिटल के प्रोफेशनल्स हैं वो भी स्मार्ट हैं। यू कैन नॉट आउट स्मार्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स। आप जब क्लेम लेने जाते हैं तो आपके हिस्ट्री पता चल जाती है ऑलरेडी कि आपको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि आपको झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। सो पहला ये हो गया प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड, ये आपको हमेशा जो कि देखना 2 साल का, 3 साल या 4 साल कंपनी 4 साल के एग्रीमेंट में हमें चेक करना होगा क्या है। जितना कम होगा उतना आपके लिए बेहतर। दूसरा तरीके का वेटिंग पीरियड होता है विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड। इसका ये मतलब होता है कि इसमें जो लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक डिजीजेस होते हैं जो उन्होंने पहले से लिखे होते हैं पॉलिसी में, तो इट कैन चेंज फ्रॉम, जैसे मान लीजिए कैटरैक्ट है या हर्निया की प्रॉब्लम्स हैं या नी रिप्लेसमेंट है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, स्टोन, किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है, जो ऐसी चीजें जिसमें इमीडिएट ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, है ना। तो अगर मान लीजिए आप अगर ग्लोकोमा अभी से शुरू हो रहा है या कैटरैक्ट शुरू हो रहा है, तो आप 2 साल तक वो डेवलप होगा, उसके बाद आपको उसकी जरूरत पड़ती है, ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको 2 साल पहले पता चल गया है कि हमें कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराना पड़ेगा,
तो लोग ये भी करते हैं कि अगर आज हमें पता चल गया तो आज हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे और 6 महीने में हम क्लेम कर लेंगे। तो ये भी एक तरीके का तो मिसयूज हो गया ना पॉलिसी का। करेक्ट उस करेक्ट। उस केसेस को लेके इंश्योरेंस कंपनियां स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड बनाती हैं, जिसमें लिस्ट ऑफ डिजीजेस होंगे और ये लिस्ट डिफर करती है कंपनी टू कंपनी। तो आप वो भी चेक कीजिए उसमें क्या क्या है। उसमें यूजुअली हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, कैटरैक्ट, टॉन्सिलाइटिस, साइकाइट्रिक हेल्थ और ये सब होता है, जिसमें इमीडिएटली आपको ऑपरेशंस की जरूरत ना पड़ती हो, जिसमें आप थोड़ा वेट कर सके, राइट। ये भी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर ऐसे चेंज हो सकता है। जितना कम हो पॉलिसी होल्डर के लिए उतना अच्छा है, तो ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए। तीसरा टाइप ऑफ वेटिंग पीरियड होता है विच इज कॉल्ड इनिशियल वेटिंग पीरियड। तो ये है जनरल चीजों के लिए, जैसे कि अगर आपको मान लीजिए आज डेंगू हो गया, राइट। आज अगर आपको डेंगू हो गया, जरूरी नहीं है आपको कि हो सकता है माइल्ड ग्रेड का डेंगू हो, उतना प्रॉब्लम ना हो, आपने आज पॉलिसी खरीद ली और 2 दिन बाद क्लेम कर दिया, विच इज अगेन अ फ्रॉड। यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इंश्योरेंस करेक्ट कंपनी। करेक्ट। ऐसी चीजों को डेंगू, मलेरिया, अगर आपको वायरल कहीं फैला हुआ है तो 30 दिन का, वो बहुत ज्यादा नहीं होता, इट इज कॉल्ड इनिशियल वेटिंग पीरियड, सिर्फ 30 दिन का वेट पीरियड होता है टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ छोटे मोटे क्लेम्स जो होते हैं, जो कि आप 1 या 2 दिन में आप क्लेम कर सकते हो। तो ये 3 सेफगार्ड यूजुअली इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज बेसिक विच आर ऑलवेज देयर, जो कि हर इंश्योरेंस कंपनी हर पॉलिसी में डालती है। एक और वेटिंग पीरियड होता है विच इज कॉल्ड मैटरनिटी वेटिंग पीरियड। ओके। वो वेटिंग पीरियड होता है यूजुअली 9 मंथ्स का, बिकॉज 9 मंथ्स इज द जेस्टेशन पीरियड। तो अगर कोई पॉलिसी अगर मैटरनिटी क्लेम देने को तैयार है, तो यूजुअली उसमें 9 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होता है, टू मेक श्योर दैट अगेन यू आर नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पॉलिसी। कि ऐसा नहीं है कि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं और फिर आप पॉलिसी खरीद रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, इसी चीज को अवॉइड करना। ये यूजुअली 4 तरीके के। तो अगर कोई भी व्यक्ति बहुत भला चंगा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो उसे ये एग्रीमेंट तो देख लेना चाहिए, ये सारे वेटिंग पीरियड देख लेने चाहिए, नहीं तो बाद में वो बोलेगा कि भैया मैं तो एकदम ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी मुझे ये 1 महीने का वेटिंग पीरियड क्यों लग गया। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन है ना, उसके हिसाब से ही पॉलिसी चलेगी। एक वर्षा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोरेटोरियम पीरियड के बारे में भी पॉलिसी में लिखा होता है, ये मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। सो मोरेटोरियम के पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो वेटिंग पीरियड जो क्लॉज है, इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है। जो पहले मैक्सिमम जो इंश्योरेंस कंपनियां थी, वो प्री एग्जिस्टिंग और स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड को मैक्सिमम वेटिंग पीरियड 48 मंथ्स रख सकती थी। 48 मंथ्स मतलब 4 साल का। ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए हाँ जी, 48 मंथ मैक्सिमम रख सकती थी। मैक्सिमम रख सकती थी, मतलब 4 साल से ज्यादा वेटिंग पीरियड वो नहीं रख सकती थी, और 1 to 4 years में उनको जैसे रखना है रख सकती थी। अब वो मैक्सिमम वेटिंग पीरियड को रिड्यूस करके 36 मंथ्स कर दिया गया है। तो आईआरडीए ने ये कहा है कि अब आप वेटिंग पीरियड को 3 साल से ज्यादा नहीं रख सकते। बहुत दिस इज अ बढ़िया। बिग चेंज एंड इट इज अ पॉलिसी होल्डर के हित में चेंज है ये। उसके हित में बहुत हाँ बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। तो आपने पूछा मॉरेटोरियम पीरियड के बारे में। मॉरेटोरियम पीरियड के बारे में भी काफी पॉलिसीज में लिखा होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या है। सो मॉरेटोरियम पीरियड जो होता है, अगर आप पॉलिसी वर्डिंग कभी खोल के देखेंगे तो उसमें डिफाइन किया जाता है इस तरीके से कि इट इज अ पीरियड ऑफ सर्टेन मंथ्स, मेंशन्ड होता है, जिसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपका कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती है बेसिस एनी रीजन। दैट इज अ मोरेटोरियम पीरियड। सो बेसिकली what IRDA is saying to the insurance company is कि आपने 5 साल तक, 8 साल तक प्रीमियम ले लिया, आपके पास बहुत टाइम था अपना इन्वेस्टिगेशन करने का एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट। 8 साल या 7 साल या 10 साल प्रीमियम लेने के बाद आप छोटी छोटी रीजंस देके आप क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस कि वो चीज कवर्ड ही नहीं है पॉलिसी में, वो तो अलग चीज है। जैसे हमने बात की ना कि प्री एग्जिस्टिंग ऑलरेडी है और हमने डिस्क्लोज नहीं किया, तो 5 साल बाद ये बोल के क्लेम रिजेक्ट हो जाता था कि आपने 5 साल पहले हमें ये नहीं बताया था, तो आपने झूठ बोला और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो अब चीज बंद हो जाएगी। मॉरेटोरियम पीरियड का मतलब ये है, तो ये चेंज हुआ है। पहले मॉरेटोरियम पीरियड होता था 8 साल का। 8 साल तक इंश्योरेंस कंपनियां आपसे अगर प्रीमियम ले चुकी हैं, तो 8 साल के बाद वो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती।
इस चीज को अब रिड्यूस करके 5 साल कर दिया गया है, विच इज 60 months. नाउ इट सेज कि आफ्टर 60 months ऑफ टेकिंग पॉलिसी प्रीमियम, इंश्योरेंस कंपनी अब रिजेक्ट नहीं कर सकती है क्लेम अनटिल एंड अनलेस दे कैन प्रूव कि इट वाज अ फ्रॉड. अगर वो लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये एकदम फ्रॉड की नीयत से ही गलत इंफॉर्मेशन दी गई है या क्लेम लिया गया है, अनटिल एंड अनलेस ऐसा कुछ हुआ है, उसके अलावा दे कैन नॉट रिजेक्ट योर क्लेम. तो ये तो बहुत बढ़िया है, पहले 8 साल का होता था, 5 साल हो गया है। हाँ जी बिल्कुल, ये यानी भी कि बहुत 5 साल के बाद में कंपनी जो है बिल्कुल भी ये नहीं बोलेगी कि आपका ये जो एग्जिस्टिंग आपने डिक्लेयर नहीं किया था, भले हाँ जी, उसने हकीकत में डिक्लेयर नहीं किया हो, हाँ जी, हाँ तो जी, भी वो पॉलिसी जो है पास हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल. तो बहुत यही है कि उनका ये कहना है कि 5 साल इज इनफ टाइम फॉर यू टू डू योर इन्वेस्टिगेशन, कि आपको पता हो जाना चाहिए अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना है. उनका मानना ये है. तो 5 साल अगर आपने प्रीमियम ले लिया है किसी से और अब आपका क्लेम पे करने का टाइम है, तो यू शुड. ज्यादातर ऐसा होता है वर्षा जी के लोग जो है वो पॉलिसी लेते वक्त कुछ ऐसी चीजें शरीर में क्या हो गया है, कई बार लोगों को पता ही नहीं होता। हाँ जब जी, हाँ मेरे को जी, किडनी स्टोन है या मेरे को ये है, लोगों को पता ही नहीं बिल्कुल होता, वो नहीं लिखते हैं। और बिल्कुल. फिर जब हॉस्पिटलाइजेशन होता है उस वक्त पता चलता है कि इसको ये था, उसको वो था। इस केसेस में पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल. तो वही है कि आपका फ्रॉड का इंटेंट नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल. और वो भी इंश्योरेंस कंपनी को प्रूव करना है कि आप फ्रॉड के इंटेंट से आपने झूठ बोला था. कभी कभी हम खुद ही भूल जाते हैं, हम सोचते नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग था. तो उस सब केसेस को, जितने क्लेम रिजेक्शंस हो रहे थे इस छोटे फ्लिम्सी रीजंस के लिए, उसको रोकने के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया. वर्षा जी, क्या इंश्योरेंस पॉलिसीज में जो कोई ज्यादा एज का व्यक्ति है जो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है, ज्यादा एज का व्यक्ति, हाँ उसमें जी, भी कुछ क्लॉज है? उसके बारे में कुछ बताइए, मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल. उसमें भी चेंज आया है, जैसे हमने बात किया था. तो इंश्योरेंस पॉलिसी जब भी बनती है, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जब पॉलिसी बनाएगी तो वो ये कंट्रोल करना चाहती है कि हम किस एज ग्रुप के लोगों को देखना चाहते हैं अपने कस्टमर के रूप में. तो हमेशा यूजुअली ये होता था कि आईआरडीए ने बोला था कि 65 इयर्स तक तो आपको देना ही देना है. तो कोई भी पॉलिसी 65 इयर्स तक के लोग ले सकते थे. अब क्या किया है, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम एंट्री एज. तो ये दोनों तरीके से काम करता था कि जो 65 इयर्स के जो लोग हैं, अगर उनको कहीं और पॉलिसी नहीं मिल रही है तो वो इंडिया में ले सकते थे 65 तक, बिकॉज आईआरडीए ने मैंडेट किया हुआ था. प्लस ये भी है कि अगर इंश्योरेंस कंपनियां नहीं चाहती थी कि 65 के ऊपर लोग लें पॉलिसी, तो जैसे ही आप 66 67 के हुए तो इंश्योरेंस कंपनियां वुड से कि नहीं, आप तो एंट्री एज से बढ़ के हैं, मैक्सिमम एंट्री एज से, तो हम आपको पॉलिसी नहीं दे सकते. तो ये दोनों तरीके से काम करता था. अब क्या किया है आईआरडीए ने, तो इस मैक्सिमम एंट्री एज को हटा दिया है और ओके। ऐसा बोल दिया है इंश्योरेंस कंपनी को कि आप अपने हिसाब से मैक्सिमम एंट्री एज पॉलिसी के हिसाब से बनाइए. अब इसका ये फायदा है कि इंश्योरेंस कंपनियां ये कर सकती है ना कि 0 to 50 इयर्स के लिए एक तरीके की पॉलिसी बना दी, क्योंकि उनके रिस्क अलग हैं. 60 से लेकर 70 या 80 इयर्स तक के लिए दूसरी तरीके की पॉलिसी बना दी, क्योंकि उनके रिस्क अलग हैं. तो अब इसमें इस रेगुलेशन की वजह से इंश्योरेंस कंपनियों को बहुत छूट मिलेगी, कि हम किस तरीके के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. एज स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं अब, अगर हमें जरूरत पड़े तो. अब उनके पास ये नहीं है दिमाग में कि हमें 65 इयर्स तक तो देना ही देना है, तो हमें उन सारे रिस्क को भी कवर करना पड़ेगा. तो बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ सकते हैं. प्रीमियम भी गिर सकता है, क्योंकि आप जैसे 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 आपका एज बढ़ता है आपका प्रीमियम बढ़ता है. तो अगर अगर उस एज ब्रैकेट में 65 इयर्स तक के लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 25 साल के लोग भी उसको कॉम्पनसेट कर रहे हैं, क्योंकि आप एक ही ग्रुप के हो, एक ही प्रोडक्ट के कस्टमर हो, राइट. तो अगर कहीं एज रिस्ट्रिक्शन लाने का अलाउंस है इंश्योरेंस कंपनी को कि ये खाली प्रोडक्ट 18 से 40 साल के बीच के लोगों के लिए, तो ऑब्वियसली इट इज अ वेरी गुड ग्रुप हेल्थ वाइज, तो उनका प्रीमियम कम भी हो सकता है. और दूसरा ग्रुप के लिए 40 टू लेट्स से 60 और 60 टू 80 अलग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, प्रीमियम एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं. तो ये दोनों तरीके से इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी, और आई थिंक
पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी ये अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्षा जी, जनरली क्या होता है कि जो जो कस्टमर्स होते हैं हाँ जी। वो सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं कि पॉलिसी में कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, हमें क्या क्या मिलेगा, लेकिन ये जो एक्सक्लूजन्स हैं हाँ जी। इन पर जनरली ध्यान नहीं जाता है लोगों का, या लोग देखना भी नहीं चाहते हैं, और ये कहीं छुपी हुई चीजें हैं, जल्दी से नजर भी नहीं आती है, ब्रोशर में भी ये चीजों को ऊपर नहीं रखा जाता है ना। और यही वो चीजें हैं जिनका क्लेम पर बहुत बड़ा असर होता है, जिनकी वजह से क्लेम का रिजेक्ट होने में बहुत बड़ा असर होता है, जिसकी जानकारी लोगों को नहीं। और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी वर्षा जी आपके द्वारा हमारे दर्शकों को मिली है, तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।